और आइए सीधा रुख करते हैं चंडीगढ़ का, जहां पर सीएम कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाइस चांसलर साहब HAU के, डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर श्री अर्जुन सैनी, उनकी पूरी टीम, CGM नाबार्ड, सीनियर पार्टनर फ्रॉम EY जो हमारे साथ इस पूरे प्रोसेस में जुड़े रहे हैं, सभी यहाँ पे उपस्थित आमंत्रित कंपनीज, इन्वेस्टर्स और हमारे FPOs जो इस सारे कार्यक्रम की आधारशिला भी हैं। सबसे पहले तो मुझे अत्यंत खुशी है आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कृषि मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए, साथ ही सभी इन्वेस्टर कंपनीज एंड FPOs का भी मैं स्वागत करती हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम वास्तव में आपका ही है। जैसा कि श्री अर्जुन सैनी ने जिक्र किया कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया और इसमें काफ़ी वर्षों की मेहनत गई है जो हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इसी वर्ष में पिछले 6 महीनों में ही हमने करीब लगभग 50 इन्वेस्टर मीट्स करी हैं ज़िला स्तर पे, अलग अलग FPOs के साथ और इन्वेस्टर्स के साथ, और स्टेट लेवल पर भी 2 इन्वेस्टर मीट्स की हैं मेरी अध्यक्षता में, जैसे कि हम भारत की जो लीडिंग कंपनीज़ हैं एग्री बिजनेस में उनको अपने FPOs के साथ जोड़ सकें। थोड़ा सा बैकग्राउंड माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगी कि 2018 में हमने क्रॉप क्लस्टर मैपिंग करवाई थी पूरे स्टेट की, और किन गाँव में, किन क्लस्टर्स में, किन इलाके में कौन सी फल या सब्ज़ी उग रही है या उसको बढ़ाने का स्कोप है, ये एक्सरसाइज आइडेंटिफाई की गई थी। हरियाणा में ऐसे 393 क्लस्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए, और उसके बाद से ये प्रोसेस शुरू हुआ कि हम इनमें कैसे एग्री बिजनेस को बढ़ावा दें, कैसे वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग को हम हरियाणा में लाएं, जैसे हॉर्टिकल्चर की जो एक तरह से वैल्यू है उसको अनलॉक कर सकें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अपने किसानों तक पहुंचा सकें। तो इसलिए हमारे लिए आज बहुत एक खुशी का, गर्व का दिन है कि जो ये हमारी लीडिंग कंपनीज़ हैं एग्री बिजनेस में, और मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि किन एरियाज़ में हम आज के ये MOUs कर रहे हैं। सब 5 मेन कैटेगरीज़ हैं जिनमें ये MOUs टेकअप हो रहे हैं, एंड दे आर डायरेक्ट मार्केटिंग एंड बायबैक। डायरेक्ट मार्केटिंग एंड बायबैक में हमारी 11 इन्वेस्टर कंपनीज़ हैं, जिनमें मैं बस ब्रीफली नाम भर मेंशन कर पाऊंगी। मैकेन इंडिया है, ITC टेक्निको है, हल्दीराम है, आई कॉग्निटिव ग्लोबल है, सिद्धि विनायक है, BN इंटरनेशनल, यूनिक लीफ एग्री बिजनेस, ऑल फ्रेश सप्लाई, मंडी गेट, वीग्रो एंड नेचर AG टेक है। उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग में भी आज MOU साइन हो रहे हैं, जिनमें 4 इन्वेस्टर कंपनीज़ हैं और ये 4 MOU साइन करेंगी। ये है इंडोकैन हनी, और हनी के बारे में मुझे ख़ास तौर से खुशी है क्योंकि हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे हरियाणा की बी कीपिंग डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च करी है। हरियाणा पूरे इंडिया में एक अकेला ऐसा प्रदेश है जिसने बी कीपिंग और हनी की वैल्यू एडिशन को पहचाना है और एक पॉलिसी इसके लिए लॉन्च की है, और किसी भी प्रदेश ने नहीं की है। तो हमें बहुत उम्मीद है कि इस सेक्टर में हम अपने किसानों को काफ़ी लाभ पहुंचा पाएंगे। फूड प्रोसेसिंग में इसके अलावा प्रकाश गोल्डन मसाले और माधव फूड्स, ये भी MOUs आज साइन करेंगे। मॉडर्न रिटेलिंग की अगर हम बात करें तो 2 इन्वेस्टर कंपनीज़ हैं जो 2 MOU साइन कर रही हैं। एक ग्रोफर्स, जो सभी जानते हैं नाम, और दूसरा ग्रो फार्म। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे पास 2 इन्वेस्टर्स हैं जो आज MOU साइन कर रहे हैं। वन इज़ कंट्री डिलाइट एंड वन इज़ गो फॉर फ्रेश। और आखिरी अगर ब्रांडिंग की बात करें तो वी हैव अ वेरी वेल नोन इंटरनेशनल कंपनी इनोटेरा इंडिया, जिसने आज MOU साइन किया है, एंड विच विल बी सपोर्टिंग ब्रांडिंग एंड रिटेल बिजनेस फॉर आवर FPOs। आज हम 2 और विशेष MOUs भी साइन हुए हैं, और वो है हमारी हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी HAU और इंपीरियल स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस नोएडा के साथ। और ये एक तरह से नॉलेज बेस्ड MOUs हैं, क्योंकि हम इनमें इनके जो MBA स्टूडेंट्स हैं एग्री बिजनेस में, उनको अपने विभाग में, अपने ये स्मॉल फार्मर्स एग्री कंसोर्शियम में इंटर्नशिप का मौका देंगे, सो दैट उनको भी डायरेक्ट एक्सपोजर मिले कि किसानों के साथ अगर हमने
मार्केटिंग को बढ़ावा देना है, तो किस तरह क्या जानकारी की ज़रूरत है, किस तरह जो कोऑर्डिनेशन है, कोलैबोरेशन है, वो किस तरह से वास्तव में ग्राउंड पे लाना है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। सिंधु बॉर्डर पर किसान संगठनों ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों ने कहा कि 1 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक होगी। वहीं बैठक में आगे की रणनीति पर बातचीत की जाएगी। किसान संगठनों ने कहा कि अगली मांगों को लेकर सरकार के पास विचार करने का समय है। राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 सदस्यों को मौजूदा सत्र की विशेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया, जिसकी विपक्ष ने निंदा की। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। महंगाई पर बातचीत के लिए कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया, तो विपक्ष की कृषि कानून वापसी बिल पर बातचीत की मांग की। संसद की शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन सदन में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। विपक्ष की जोरदार हंगामे के बीच पहले लोकसभा में बिल पास किया गया। लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भी बिल पास हो गया। इसके बाद दोनों सदनों से ही कृषि कानून बिल पास हुआ। इसके साथ ही अब बिल को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मंजूरी के बाद ये कानून रद्द हो जाएगा। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर राहुल गांधी ने कहा कि ये किसानों और मजदूरों की सफलता है। सरकार कानून वापसी पर बातचीत से डरती है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने कानून वापसी बिल पर बातचीत नहीं होने दी, बिना चर्चा के ही बिल पास कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि ये तीनों कानून किसानों पर आक्रमण थे। राहुल गांधी ने कहा कि जब सरकार ने अपनी गलती मानी तो मुआवजा भी देना पड़ेगा। किसान नेता राकेश टिकैत के बयान पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि किसान संगठन कानून व्यवस्था को खराब न करें। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल से चंडीगढ़ में उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक के बाद कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि कृषि कानून अब वापस हो गए हैं, उनका चैप्टर खत्म हुआ। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों पर हरियाणा में दर्ज मामलों को मैं उठाऊंगा। कृषि कानून बिल वापसी पर जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कानूनों की वापसी में देरी हुई। हालांकि उन्होंने कानून वापसी बिल पारित होने पर खुशी जताई। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि किसानों की मांग पूरी हुई, अब किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेना चाहिए। लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों की रद्द करने के लिए विधेयक पास किया गया, जिसको लेकर सिरसा के किसानों में खुशी है। कृषि कानून वापसी बिल पास होने पर सिरसा के सुभाष चौक पर किसानों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया और मिठाइयां खिलाई। भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह के नेतृत्व में जश्न मनाया गया और केंद्र सरकार पर भी जमकर प्रहार किया। रादौर में सरकारी स्कूल में सोमवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। समारोह में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकारी स्कूलों को संस्कृत मॉडल स्कूल में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक सक्षम होते हैं, इसलिए वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी टैबलेट देंगे ताकि वो भी अपनी प्रतिभा को दिखा सके। 2 दिवसीय अंत्योदय मेले का नारनौंद में लघु सचिवालय स्थित सभागार में हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने शुभारंभ किया। राज्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है।
इसके तहत जिनकी आय 1,80,000 से कम है, ऐसे लोगों को सरकार की विभिन्न स्कीमों की जानकारियां प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। गोहाना में एसडीएम ने रिबन काटकर 3 दिवसीय अत्योदय स्वरोजगार मेले की शुरुआत की। 1281 परिवारों को मिलेगा स्कीम का लाभ। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेला लगाया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता, सीमा त्रिखा और राजेश नागर, नयनपाल रावत और नीरज शर्मा शामिल हुए। इसके अलावा जिला उपायुक्त समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मेले में मौके पर ही लोगों की समस्याओं को दूर किया गया। करनाल में अत्योदय मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना मेले में 809 लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। वरिष्ठ आईपीएस शत्रुजीत कपूर ने मेले का उद्घाटन किया। कुरुक्षेत्र में आयोजित अत्योदय मेले का उपायुक्त मुकुल कुमार ने शुभारंभ किया। उपायुक्त ने कहा कि अत्योदय मेले के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को सीधा मिलेगा। बावल में मुख्यमंत्री अत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ करने पहुंचे सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की सोच है कि हर गरीब और जरूरतमंदों को सरकार की योजना का लाभ मिले। इसी कड़ी में रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश भर में किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो रोजगार ऋण उपलब्ध कराने में लोगों को परेशान न करें। भिवानी में विधायक घनश्याम ने सामान्य अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लिया। विधायक घनश्याम ने मरीजों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। उन्हें डॉक्टर्स की कमी के बारे में बताया। सामान्य अस्पताल में 88 डॉक्टर्स की सीटें खाली पड़ी हैं, जिसके लिए सेंटर में पत्र लिखा गया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा ने महम रोहतक हांसी निर्माणाधीन रेलवे लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 23 नवंबर को उत्तर रेलवे बोर्ड की मीटिंग में इस रेलवे लाइन पर बातचीत हुई। महम के भेड़ी महाराजपुर के किसानों का कहना है कि आगे पीछे से लाइन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी जमीन अब तक अधिकृत नहीं की गई है और न ही उनको मुआवजा मिला है। किसानों ने बताया कि विभिन्न विभागों के बिना जमीन का अधिग्रहण किए ही रेलवे लाइन का काम शुरू करना चाहते हैं, ताकि उनकी मांग है कि जमीन का अधिग्रहण कर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। पिछले दिनों सिरसा के तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार और वकीलों में रजिस्ट्रियों को लेकर हुए विवादों ने नया मोड़ ले लिया है। सिरसा बार एसोसिएशन ने सिरसा के तहसीलदार पर मनमानी ढंग से रजिस्ट्रियां कराने का आरोप लगाया। वहीं बार एसोसिएशन ने तहसीलदार के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की। वहीं सिरसा के डीसी अनीश यादव ने भी इस पूरे मामले में बड़ा संज्ञान लिया। डीसी अनीश ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और जांच का जिम्मा सिरसा के एसडीएम को दिया। लोहारू में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सरिया ताल के सुहासड़ा गांव तक बनाए गए रोड में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद रोड को रिजेक्ट कर दिया गया और ठेकेदार की पेमेंट भी रोक दी गई। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि रोड को दोबारा से दुरुस्त करने के बाद ग्रामीण संतुष्ट होंगे, तभी ठेकेदार की पेमेंट की जाएगी। देश में तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया। वहीं संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए वैक्सीन जरूरी बताई जा रही है। यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन बेहद ही खतरनाक है, इसके लिए सभी को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने कहा कि 25 दिसंबर तक पूरे जिले में सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल। फतेहाबाद में हेल्थ विभाग ने कड़े आदेश जारी किए। स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय ने सिविल सर्जन कार्यालय को पत्र जारी कर कोरोना सैंपलिंग बढ़ाने के आदेश दिए।
चरखी दादरी में डेंगू के लगातार केसों में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका आंकड़ा अब 548 पहुंच चुका है। वहीं 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। चरखी दादरी में जलभराव का समाधान नहीं होने पर स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की। वहीं प्रशासन और मुख्यालय को अवगत कराने के बाद कोई समाधान नहीं निकला। वहीं पूर्व मंत्री सतपाल ने सीएम को पत्र लिखकर अधिकारियों पर जलभराव का समाधान नहीं करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम के स्वास्थ्य विभाग डिप्टी सीएमओ एमपी सिंह ने बताया कि 3 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे गुरुग्राम को वैक्सीनेट करने की प्रोसेस जारी है। स्वास्थ्य विभाग की डोर टू डोर वैक्सीनेशन की प्रोसेस जारी है। आज 30 नवंबर तक परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, जिसको देखते हुए इस समय को आगे बढ़ाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सभी को फर्स्ट और सेकेंड डोज समय पर लगाएं ताकि कोविड से बचाया जा सके। गुरुग्राम में अब तक वैक्सीनेशन की 38,40,000 से ज्यादा डोज लग चुकी है। वहीं गुरुग्राम में 120 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद मोदी सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों के लिए नई ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की। केंद्र सरकार ने यात्रियों को कोरोना से जुड़ी सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में यात्रा करने की सलाह दी। ट्रैवल एडवाइजरी जारी होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट का प्रबंधन करने वाली कंपनियां जीएमआर के प्रवक्ता ने कहा कि हमने महामारी की पिछली लहर के दौरान पहले भी इसी तरह की व्यवस्था की थी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश ने कोरोना के नए वेरिएंट में पैदा हुए हालातों को देखते हुए 12 देशों की उड़ानों पर रोक लगाने की मांग की। अफ्रीका में नए वेरिएंट की मौजूदगी पाए जाने के बाद कई देशों ने अहम फैसले लिए। देश में कोरोना के 6,990 मामले सामने आए। 24 घंटे में 190 मरीजों की मौत। नगर निगम गुरुग्राम में बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। 50 से अधिक दुकानों को सील किया गया। दुकानदार अब बिना ट्रेड लाइसेंस के अपनी दुकान नहीं खोल पाएंगे। वहीं घरोंडा में बिजली बिल अधिनियम 2021 के विरोध में बिजली यूनियन के कर्मचारियों ने कार्यालय परिसर में राज्य की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने बिजली बिल अधिनियम को लागू नहीं किया तो बिजली यूनियन कर्मचारी आर पार की लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। जुलाना में धर्म परिवर्तन के नाम पर किए जा रहे कार्यक्रम में बजरंग दल और हिंदू सभा के लोगों ने खूब हंगामा किया। फरीदाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने आने जाने वाले सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर ट्रैप लगाए हैं। ट्रैफिक पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार वाहनों पर ट्रैप लगाने का काम कर रही है। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा। पलवल के लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक हुई, जिसमें 14 शिकायतों में से 12 का मौके पर ही समाधान हुआ। बैठक की अध्यक्षता राज्य के सहकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल ने किया। सीएम विंडो लोगों की शिकायत पर निपटारा करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन फर्जी साइन कर शिकायत को दफ्तर दाखिल करने का मामला सामने आया। इस पूरे मामले में पीड़ित ने बरनाला रोड पुलिस अधीक्षक कार्यालय में फर्जी साइन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। शिकायतकर्ता ने कहा कि गली का निर्माण को लेकर एक शिकायत दी गई थी, लेकिन सीएम विंडो के अधिकारियों ने खुद ही उनके फर्जी हस्ताक्षर कर शिकायत का निपटारा कर दिया। रोहतक के गांधी कैंप के एक मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। वहीं मकान में एक व्यक्ति मौजूद था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। हिसार ऑटो मार्केट व्यापारी विपिन से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले 4 लुटेरे क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े। मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी प्रोफाइल को खुद को विदेशी महिला बताकर युवक को ठगने के आरोप में पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
लड़की ने अपने आप को नीदरलैंड का निवासी बताया था और फिर एक पीड़ित को शादी का झांसा देकर 4,50,000 रुपए और दूसरे से 1,27,000 रुपए लूट लिए। पलवल में प्रेम विवाह के बाद पति के अवैध संबंधों से परेशान युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। पलवल राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर तेज रफ्तार वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर मौत हुई। रेवाड़ी में बावल रोड के पास बास गांव के पास एक ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार छात्र गंभीर रूप से घायल। पुंडरी और राजौंद रोड पर 2 गाड़ियों में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हुई। वहीं हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कैथल के नागरिक अस्पताल में सभी को भर्ती किया। जानकारी के मुताबिक दोनों गाड़ियों के लोग शादी समारोह में जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। दतिया में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। जाखल में 35 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को काबू में लिया। महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और 3 आरोपियों को दबोचा। मुख्य आरोपी ने रंजिश के चलते उनकी हत्या की। आरोपी सहित उसके 2 सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा एक बार फिर जहरीली। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 362 के पार पहुंचा। रोहतक में प्रदूषण की वजह से लोगों को बेहद परेशानी, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 305 के पार पहुंचा। गुरुग्राम में प्रदूषण की मार से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। जिले में AQI का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण से हालात लगातार बदतर। जिला प्रशासन ने के तमाम दावों के बावजूद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा। फरीदाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी कोई सुधार नहीं हुआ। फरीदाबाद की वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंची। प्रदूषण से लगातार हवा बदतर होती जा रही। तमाम दावों के बावजूद भी AQI 300 के पार पहुंचा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी राजस्थान में आज तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 1 और 2 दिसंबर तक गरज चमक के साथ बिजली चमक के साथ ही बारिश की उम्मीद। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में भी तेज बारिश की संभावना। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ड्रैक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ट्विटर के अगले CEO पराग अग्रवाल होंगे। सलमान खान की फिल्म अंतिम को 4 दिन बीत चुके हैं। 21 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। उम्मीद है कि आने वाले दूसरे वीकेंड में सलमान खान की फिल्म खूब जलवा बिखेरेगी।